पीएम मोदी के इस दबंग दौरे ने तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान के दिल में भी हलचल पैदा कर दी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भारत की इस रणनीति को देखकर साइप्रस का दौरा किया 2 रोजा, वहां से फिर वो आगे जाएंगे G7 अटेंड करने के लिए। चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब इनका गवादर का जो पोर्ट है वो चाइना से इनका रिलेशन है, तो इनको चाहिए क्या कंपेयर कर। अब यहाँ किसी और की धुआं करनी थी। एक है ना बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है, उसकी धुआं करनी थी तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। तुर्की 2 में से एक कदम उठा सकता है, या तो वो और आक्रामक तरीके से कश्मीर मामले में पाकिस्तान के पक्ष में आवाज उठाएगा। शांत हो जाओ। बहुत एक अहम इवेंट होने जा रहा है कनाडा में, और उसके बाद वो क्रोएशिया विजिट करेंगे। जो कर रहे हैं कि इनको बेनिफिट ज्यादा किधर से हो रहा है। अगर इनको इंडिया वाले जो है वो कम प्राइसेस पे दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि इनको उधर से लेनी चाहिए। लेकिन अगर और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा क्रोएशिया होगा। साइप्रस विजिट क्यों अहम है, ये आपको बिल्कुल बताएंगे इसकी क्या अहमियत है, साइप्रस और तुर्की के दरमियान क्या मामलात हैं, और तुर्की और इंडिया के क्या हालात हैं इस वक्त, और तुर्की और पाकिस्तान की क्या एक कह सकते हैं कि एक जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कह सकते हैं, वो क्या है, और तुर्की और साइप्रस में क्या नाराज़गी है और इंडिया और तुर्की में क्या नाराज़गी है, इस पे भी आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो ईरान और इजराइल के दरमियान जंग काफ़ी फैल चुकी है, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर किस्म के हथियारों का इस्तेमाल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल, ड्रोन्स का इस्तेमाल, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल। गो कि ईरान के पास शायद फाइटर जेट्स उस लेवल के नहीं हैं, और अभी तक हमने कोई इस किस्म की खबर नहीं सुनी कि ईरान ने कोई अपने फाइटर्स इस्तेमाल किए हों या कुछ ऐसा किया हो कि इजराइल का अटैक रोका हो। बट इजराइल मिसाइल भी हैं उनके पास, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो दुनिया के बेहतरीन जहाज़ हैं वो इजराइल के पास हैं, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं। उन्होंने रिफाइनरीज, उन्होंने वहाँ का टीवी चैनल और वाटर सिस्टम जो है इवन उसको भी निशाना बनाया, और वो कहते हैं तेहरान के लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप तेहरान को खाली कर दें क्योंकि हम अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके जवाब में ईरान का ये कहना है कि इन्होंने हमारे यानी एक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जो एक सिस्टम था उनका, उसको हिला के रख दिया। उनके जर्नल्स, उनके जो स्पाई एजेंसी, उसके चीफ, उनके आर्मी चीफ, पाकिस्तान इनकलाब के चीफ, सबको मार दिया। तो उस पर ईरान कह रहा है कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है, और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम इस हमलों का जवाब दें। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है कि पहली दफ़ा इस तरह के मिसाइल्स का इस्तेमाल इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने किया है, और इजराइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक की जो ख़बरें हैं काफ़ी सारे लोग मरे भी हैं और ज़ख्मी भी हैं, और जो इमलाक है उसको भी नुकसान पहुंचा है। बल्कि मैं तो ख़बर पढ़ रहा था कि जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, उनके जो रिहाइश गाह है उसके पास भी मिसाइल गिरा है। तो खैर वो अपने टेक्नोलॉजी उनके पास है, उसका भी वो इस्तेमाल करे। और इसके साथ साथ एक बड़ी और ख़बर चल रही कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते इजराइल के ख़िलाफ़। एक मतलब मैं हैरान हुआ हूँ कि बहुत सारी जगहों से वो खबर आ रही थी, तो मतलब हैरानगी मेरे लिए ज़रूर थी, और मैंने उसको खोजने की कोशिश भी की कि मतलब इस तरह की बात पाकिस्तान से कैसे हुई है, जो बहरहाल गलत थी, और पाकिस्तान ने उसको, यानी गवर्नमेंट ने उसको डिनाई किया है कि यार इस तरह की ना तो कोई बात हमने की है। बेशक हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास न्यूक्लियर हम देखें तो आई एम
एम श्योर कि जिस तरह इंडिया ने एज कम पिछली हिस्ट्री में इन लोगों ने पेट्रोल वगैरह लिया है रूस से, और उसकी जो है वो रशिया से, हाँ रशिया से इन्होंने लिया, फिर इसकी जो प्राइस थी वो पेट्रोल की उन्होंने ज़्यादा करके दूसरी कंट्रीज़ को सेल किया। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ये इंडिया के साथ ज़्यादा कंपेयर ना करें खुद को, कि मतलब ये उनसे लेंगे तो इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो राइवलरी है वो इनकी चलती रहनी है। तो इनको चाहिए कि ये अपनी इकॉनमी को बेस करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन कंट्री से रब्ता करें जो इनको कम प्राइसेस पे देते हैं, ना कि इनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि अमेरिका का इनके पर इन्फ्लुएंस है इंडिया वालों के साथ, तो इनके जो है वो कंडीशंस जो हैं वो मीट अप कर जाएंगी या ये लोग ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपने रशिया की बात की, रशिया से इंडिया ने तेल लिया था, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको रिफाइन करके आगे बेचा था, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा हुआ था। रिफाइन करके आगे बेचा था। देखिए हम उनसे चीनी ले रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम ले रहे हैं ना। ऊपर जो कॉमर्स मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, या जो ट्रेडर्स है वो पागल तो नहीं है दिमाग से कि अगर उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत प्राइस बढ़ गई है शुगर की, इसीलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, वहाँ से सस्ती मिल रही है, इसीलिए तो हमने उनसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। दूसरा आपने चाइना की बात की, आपने सी पैक की बात की। सी पैक तो अभी खसारे में जा रहा है, 90% चाइना के पास, 10% पाकिस्तान के पास आ रहा है। अब क्या कहेंगी, क्या अभी भी हमें उस चीज़ पर कायम रहना चाहिए कि इंडिया से चीनी ना ले? हाँ कायम रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। रहना चाहिए। अब इसकी वजह क्या राइवलरी है? टू सम एक्सटेंट यू कैन से इट, क्या हो सकती है। हमें इंडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं वो इस्तवार इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें हमारी कंट्रोवर्सी है उनकी कश्मीर के साथ भी। आज देखा जाए वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं, और इसकी एक वजह यह है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इकॉनमी में ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा 3 अभी बताऊंगा आपको मकारियस कौन थे, उससे इनको सम्मानित किया गया और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की, टेलीकम्युनिकेशन की और सिविल एविएशन में मिलकर काम करना है। इधर जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने हल्के से छुआ दिया जो हम लोग बोला करते थे। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, और इन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया। अब खेल हो रहा है खुल के कि तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। तो साहब ये पूरा अभी बिगनिंग है इस यात्रा की और धुआं धुआं होना शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये एक एजुकेटिव वीडियो की तरह छोटा सा, अब लोग ये समझ रहे होंगे, इतने दिन से वो पढ़ रहे हैं कि साइप्रस और तुर्की में 36 का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहाँ धुआं धुआं हो रहा है। तो ये मामला है क्या, ये बवाल है क्या? तो मैंने कहा छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि साइप्रस और तुर्की का 36 का आंकड़ा है क्यों। तो साहब ये लगभग मेडिटेरेनियन में एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था साइप्रस। 1571 में जो ऑटोमन एम्पायर था, आज की भाषा में अगर आप समझे तुर्की, उसने इसको घेर लिया, इस पर कब्जा कर लिया, और यहां पर जो साइप्रस के नेटिव लोग थे जिनको सिप्रियट्स बोला जाता है वो यहां पर रहा करते थे। अब यहां पर जब ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया तो फिर मुस्लिम तुर्क्स ने यहां पर जाना शुरू कर दिया और इस खूबसूरत आइलैंड पर बसना शुरू कर दिया। तो यहां से ये कहानी का जो स्टार्टिंग है वो यहां से इस रंजिश की कहानी शुरू होती है। फिर 1878 आते आते ग्रेट ब्रिटेन ने कुछ फैसले, कुछ एग्रीमेंट्स हुए और इन आइलैंड्स का जो मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो तो आप देख लीजिए मीटिंग किसके बारे में क्या है इनके ओपिनियन। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है, खुद ही अपनी राय दे, खुद ही अपनी ओपिनियन दे। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।